हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की ये नेक्स्ट सेशन रहेगा 12th क्लास का। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलम लॉ पढ़ा था, उसको फिर से मैं आपको बता देता हूँ वो था क्या। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है और इन दोनों के दूरी R है, तो हमारे इन दोनों के बीच की फोर्स कैसे निकलेगी? ये निकलेगी K Q2 बटे आर स्क्वायर, और इस के को हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो 1/4 पाई किसको रिप्रेजेंट करता था? वो रिप्रेजेंट करता था कि इस चार्ज ने इसको कितना असर दिखाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया था लाइन्स ऑफ फोर्स निकली और जो इसकी तरफ बढ़ी वो 1/4 पाई बढ़ी, यानी इसका इफेक्ट यहाँ पे कितना आया? 1/4 पाई आया। तो ऐसा सोचिए कि इसने क्या इफेक्ट इसका एक्सपीरियंस किया। एक बात ध्यान रखना, जब हम कभी फोर्स की बात करें तो बच्चे फोर्स अगर है तो किसी पे लगेगी, फोर्स है तो किसी पे लगेगी, यानी एक फोर्स लगाएगा और दूसरे के ऊपर लगेगी, यानी ये लगा रहा है और इसके ऊपर लग रही है। कितनी लग रही है? यानी इसका इफेक्ट यहाँ पे कितना आ रहा है? 1/4 पाई आ रहा है। वो कितनी लगेगी? जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी और इसको कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स इसके ऊपर पड़ रही है, ऐसा समझिए। और 1/4 पाई का आपको पता चल गया ये। तो उसके बाद आपका एप्सिलॉन नॉट की बारी आती है। तो एप्सिलॉन नॉट हमने कहा था कि ये परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस की। अगर मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो इसकी बात समझ आई है कि इन दोनों के बीच मीडियम कौन सा है? वैक्यूम है। एप्सिलॉन नॉट लिखा तो इसका मतलब है दोनों के बीच मीडियम क्या है? वैक्यूम है, या फिर क्या है? फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम। इतनी बात समझ लीजिएगा। तो उसके बाद हमने कहा था कि इस एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी भी बोलेंगे या फ्री स्पेस बोलेंगे या वैक्यूम। तो यहाँ क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन ऑफ द मीडियम, यानी अब्जॉर्प्शन बाय द मीडियम। ऐसे कर लीजिए, बाय द मीडियम। ये मीडियम जो बीच में होगा वो लाइन्स ऑफ फोर्स को कितना ऑब्जॉर्व करेगा। नेचुरली यहाँ से लाइनें अगर सपोज दैट 100 निकली तो बीच मीडियम मैंने अगर 10 ऑब्जॉर्व कर ली तो यहाँ पे कितनी पहुँची? यहाँ से अगर 100 निकली 10 ऑब्जॉर्व कर ली तो यहाँ पे 90 पहुँची। अगर 100 निकली 20 ऑब्जॉर्व कर ली तो 80 पहुँची, यानी 80 पहुँची। 100 निकली तो 20 ऑब्जॉर्व कर ली तो 80 यहाँ पे पहुँची। तो इसका मतलब है लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी और ये मीडियम उसको ऑब्जॉर्व करेगा और बची खुची यहाँ पे पहुँचेंगी। इसका मतलब है अगर इस मीडियम की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई तो फोर्स कम होगी, यानी अब्जॉर्प्शन। देखो ये फोर्स और ये अब्जॉर्प्शन यानी परमिटिविटी इन्वर्स है। अगर ये ज़्यादा हुई तो फोर्स कम होगी, यानी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई तो फोर्स क्या होगी? कम होगी, यानी इसका इफेक्ट यहाँ पे कम होगा। अगर अब्जॉर्प्शन कम हुई यानी इसने लाइन्स ऑफ फोर्स को ऑब्जॉर्व कम किया तो ज़्यादा असर दिखेगा, यानी ये वाला चार्ज इसको ज़्यादा असर दिखाएगा। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम एक ऐसी जगह है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कोई मीडियम ही नहीं है। तो मीन्स कोई है ही नहीं तो ऑब्जॉर्व कोई नहीं करेगा। तो यहाँ से जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी वो अपना असर इसको दिखाएंगी, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो इस केस में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने, तो इसका मतलब है कि बीच में मीडियम है ही नहीं। अगर मीडियम नहीं है तो फोर्स क्या लगेगी? मैक्सिमम लगेगी। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। याद रखिएगा ये दो चार्ज होंगे, ये वाले जिनका प्रोडक्ट है, और ये उनके बीच का डिस्टेंस है, और ये 1/4 पाई उस इफेक्ट की बात करता है जो इसने इसको लगाया है। ठीक। और जनी ये भी देखिएगा कि ये इससे कितना इफेक्ट इधर गया, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो 3D में जाएगा, यानी 4 पाई में जाएगा। उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 4 पाई में अगर 100 लाइनें गई हैं तो एक डायरेक्शन में कितनी गई? 1/4 पाई। हमने इसे पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर अब्जॉर्प्शन हमारी ज़्यादा हुई
तो फोर्स कम होएगी, अब्जॉर्प्शन कम हुई तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा, और वाइस वर्सा। ठीक है जी, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैग्नीट्यूड। तो आज हम क्या करेंगे कि इसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, जबकि एक चीज़ देखिए कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और ये जो हमने बात करी ये वाली, ये तो खाली मैग्नीट्यूड की बात हुई, डायरेक्शन की तो यहाँ बात ही नहीं हुई। तो आज हम क्या करेंगे, कूलम लॉ, यानी जो दो चार्जेस के बीच फोर्स होएगी इन वेक्टर फॉर्म, यानी कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म मीन्स उनके बीच की जो फोर्स होएगी दो चार्जेस के बीच, उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। तो लेट अस सी कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर। अब जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो समझ जाइएगा कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास, आपने 11th में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसका हमें पता है, तो उसी के आधार मान के हम आगे चलते हैं। तो चलिए, मानिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये मान लीजिए, यूँ कर लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये है और एक ये है। दो चार्जेस हैं मेरे पास, यूँ मान लीजिए, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी है r, और इस चार्ज को मैंने बोल दिया Q1 और इसे बोल दिया Q2। अब यूँ देखिए, अब देखिए इसमें भी केसेस दो आ जाते हैं कि अब देखो डायरेक्शन की बात करें हैं, फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, है ना, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा बनेगा क्या, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, तो ये सोचो कि ये इसको यूं धक्का मारेगा इस दिशा में, है ना, ये वाला इसको यूं धक्का मारेगा और ये वाला इसको यूं धक्का मारेगा, तो ये धक्का इधर जाएगा, यानी फोर्स रिपल्सिव आ जाएगी ऐसे। ठीक है ना, ये वाले कि इसकी जगह खड़े होकर देखो तो ये इसको फोर्स कैसे लगाएगा, ये अगर इसकी जगह खड़े होकर देखें तो ये वाला चार्ज इसको फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे। यानी इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, फोर्स को लिखेंगे ऐसे, और लिखेंगे कैसे, वेक्टर डाल देंगे ऊपर। पहले वाले सवाल में हमने ऐसा नहीं किया था। तो फोर्स लगी किस पे है, इसने लगाई है इसको इस दिशा में, तो फोर्स किस पे लगी, 1 पे लगाई, किसने, 2 ने, है ना। जो पहले लिखा गया उसके ऊपर फोर्स लगी, यानी Q1 पे लगी, दिस इज Q1, लगाई किसने, 2 ने, तो इसने लगाई। जो ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगाएगा तो यूं लगाएगा, फोर्स इस पे लगेगी, एक्सेलरेशन इसकी होएगी, ठीक है, वेलोसिटी इसका चेंज होएगा। अब ये वाला जब इसको लगाएगा तो यूं लगाएगा, तो यानी फोर्स किस पे लगेगी, 2 पे, इस पे लगेगी, लगाएगा कौन, 1, तो यानी ये 2 1 के आ गई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ये पहले जो लिखा गया इस पे लगेगी, जो बाद में लिखा गया वो लगाएगा। तो ये बात समझ जाइएगा, अगर फोर्स है तो वो किसी पे लग रही है, कोई लगा रहा है। इस केस में इस पे लग रही है, ये लगा रहा है, और वो इस साइड है, उसकी डायरेक्शन इस साइड है। इस केस में इस पे जो लगेगी वो 2 के ऊपर लगेगी, 1 लगाएगा, वो यूं लगाएगा, ठीक है। अब एक बात और इसमें आती है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपने पीछे पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो होता क्या है। यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी होता है, यूनिट वेक्टर। तो उसको लिखा कैसे जाता है, हम थोड़ा सा इसे बता देते हैं आपको। यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यूनिट मीन 1। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो 1, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो, गिवन वेक्टर की तरह। डायरेक्शन क्या, सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर जो गिवन वेक्टर की होती है, तो इसको लिखते कैसे हैं,
इसको यूँ लिखा जाता है, जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई वेक्टर है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है आर वेक्टर, इसको मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में लिखना चाहूँ तो ये इनटू ये आएगा हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो किसका है मैग्नीट्यूड, इसका, और ये डायरेक्शन है किसकी, इसकी, ये दिमाग में बिठाइएगा, ये मैग्नीट्यूड है, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस गिव्स डायरेक्शन, और ये क्या है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इकट्ठा, और मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन इकट्ठा, यानी एक ही वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग, यानी यहाँ पे एक दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको कई बार यूँ भी लिखा जाता है, ये भी देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, इसको यूँ भी लिखा जाता है। जब मैं माड में किसी को लिख दूँ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड क्योंकि माड में आ गया, और दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या है कंप्लीट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, इसका, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, इसकी, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालना है खाली, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। अगर यहाँ से लिखना चाहूँ, कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, तो ऐसे भी लिखा जाता है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, और साथ में अगर आपने सिंपली मैग्नीट्यूड लिखना, दिस इज ओनली डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओनली डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड को लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड को यूँ लिखा जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ये देखो, इसको निकालना है तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, अगर इसको निकालना है तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो जने इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मैं, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ। तो ये एक ही बात है, ये दिस गिव्स मैग्नीट्यूड है ना, तो ये क्या देता है, डायरेक्शन देता है। चलिए अब डायरेक्शन के लिए ये तो हमने बता दिया आपको, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमेशा समझ ही जाइएगा, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, ठीक है। तो अगर उसका अपना मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा तो हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। जैसे सपोज दैट मैं इसे कहूँ 20 न्यूटन, इसको क्या कहूँ 20 न्यूटन, इसे मैं लिखता हूँ 20 न्यूटन ईस्ट, क्या लिख दूँ, ईस्ट, तो इसका मतलब ये तो 20 न्यूटन होगा, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है, 1 नहीं होगा। अगर 2 होगा तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब इसका जरूरी है कि इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये 20 न्यूटन और ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये ईस्ट की बात करें और इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर कहें कि ये मैग्नीट्यूड बताता है, दिस इज मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, जबकि इसने मैग्नीट्यूड की बात की, किसका मैग्नीट्यूड, इसका, और इसने डायरेक्शन की बात की, किसकी, इसकी, यानी ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर 2 हुआ तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, तो इधर 20 इधर 40, तो इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होना जरूरी है, इस करके इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट का यूनिट मीन 1, अब मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन किसकी, इसकी। चलिए आगे चलते हैं कि हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि यूनिट वेक्टर क्या चीज़ आ गई है बीच में, नहीं तो 11th क्लास में तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैंने बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमें क्या है, हमें यूँ है कि हमें इसे भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि एक ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस साइड इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा कैसे, 1 से 2। ऐसा सोचिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसने कोई चीज़ इसको देनी है तो कैसे देगा, ये ले भैया, यानी 1 से 2 ये ले, ऐसे जाएगा ना, तो वो दे देगा, डायरेक्शन डाल देंगे R12। R12 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 से 2 डायरेक्शन, कैसी 1 से 2, 1 से 2। अच्छा अगर कोई यहाँ से है, वो अपनी कोई चीज़ इसको देना चाहता है, मान लो कोई इसके हाथ में बाल है, वो उसको पकड़ाना चाहता है, उसे अब कहेगा ये ले, ये वाला बाल इसको देगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसे 1 से 2। जब ये वाला देगा तो वो कैसे देगा, ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इसकी आएगी R21।
R2 1 की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। 1 2 की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। इसको ऊपर भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये फोर्सेस मैंने रिपल्सिव लिखी हैं। कैसे, ये हमारा केस 1 आएगा, केस फर्स्ट आएगा। कैसा केस आएगा, व्हेन Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0। ये याद रखिएगा, जब क्या Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ये 2 है। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। 0 मीन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मीन्स मान लीजिए कि ये 2 कूलम का है और ये भी 2 कूलम का है, ये वाला भी 2 कूलम का है, ये भी 2 कूलम का है। तो Q1 की वैल्यू हो गई 2 कूलम और Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 कूलम। तो प्रोडक्ट करो जरा, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कितना आया, 2 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 2 कूलम, तो ये आपके पास आया 4 कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये 4 पॉजिटिव आया है, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, क्योंकि 4 आया है ना, तो 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये कहानी कब की है, जब Q1 की वैल्यू क्या है, +2 कूलम। मैंने बीच में साइन नहीं डाला तो समझ आइएगा ये प्लस है, तो इधर भी क्या है, प्लस है। अगर सोचो कभी ऐसा होता Q1 की वैल्यू होती -2 कूलम और Q2 की वैल्यू होती -2 कूलम, तो कहानी क्या लिखी जाती, इसके लिखा जाता भैया Q1 Q2 की वैल्यू क्या होती, -2 कूलम। ठीक है जी, और -2 कूलम। अब बताओ, -2 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 कूलम स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा, कूलम स्क्वायर अगर हम आगे जाके चलेंगे तो ये कूलम स्क्वायर अगर 4 से निकालेंगे कूलम स्क्वायर कट जाता है, हमने पीछे देखा था। तो ये 4 क्या आया, फिर पॉजिटिव आया, यानी Q1 हेयर फिर से क्या हुआ, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या हुआ, फिर से 0 हुआ। तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए, जब भी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो देन फोर्सेस कैसी होंगी, फोर्सेस कैसी होंगी, फोर्सेस आर रिपल्सिव। कैसी होंगी, रिपल्सिव। तो ये देख लीजिए, हमने रिपल्सिव केस बनाया, ये इधर लग रही है, ये इधर लग रही है, ये वाला इसको धक्का इधर मार रहा है, ये वाला इसको धक्का इधर मार रहा है। चलो अब हो गई कहानी खत्म। तो हम इसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, F12 की वैल्यू निकालेंगे। नो, F12 की वैल्यू, F12 क्या आएगा, वो आएगा Q1 Q2 2 चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब देखो, अब यूं देखो, जैसे मैंने अभी बोला था r वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू आर वेक्टर। ठीक है जी, अब ये आपका r वेक्टर आ गया, r वेक्टर की जगह ये आ गया। अब ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका, यानी इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये। अब बताओ कि इस फोर्स की डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये वाला यूनिट वेक्टर बता रहा है कि ये बता रहा है। इसको फोर्स लग रही है, देखो फोर्स किस पे लग रही है, 1 के ऊपर, इसके ऊपर। कौन लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये लगा रहा है, तो यूं लगेगी, जा, इसको कहेगा जा निकल जा यहाँ से, और ये वाला इसको फोर्स लगाएगा, जा तू निकल जा यहाँ से। अब ये वाला जब इसको फोर्स इधर लग रही है तो डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये तो इधर जा रहा है, इधर वाला ये वाला, यानी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। F12 इधर तो R21 इधर, तो इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, R21। तो ये हो गया, ये कौन सा केस आ गया, ये केस आ गया व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो, नो, अब इसका तो मैग्नीट्यूड निकल गया, उसका बोलो F21 का क्या आएगा, K की जगह 1/4πε0 भी डाल सकते हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। Q1 Q2 आर स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, इसके ऊपर भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो तो दोनों के बीच सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, के आ गया कांस्टेंट, जिसे कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता था। तो उसके बाद साथ में अब डायरेक्शन देखिए, F21 की डायरेक्शन, F21 इधर है, तो अब की बार ये बताएगा, ये देखो, ये इधर है तो R12, ये इधर तो R12 इधर है, तो इसके साथ आएगा R12। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई कि ये कौन से केसेस आ गए, ये हमारे पास केसेस आ गए। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, ये यूँ लिख लीजिए। ठीक है,
इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए और इक्वेशन 2 कह दीजिए। हमारे पास दो इक्वेशन से निकल के आ गई वेक्टर फॉर्म में, जब दोनों के बीच क्या है जी, फोर्सेस कैसी है, रिपल्सिव है। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ से हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, वो क्या, एक बात देखो, अब एक बात देखिए कि ये 1 2 की डायरेक्शन देखो किधर है, 1 2 1 2 इधर है और 2 1 किधर है, ओ सॉरी 2 1 की डायरेक्शन, इस 2 1 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और इस 1 2 की डायरेक्शन देखो किधर है, 1 2 की डायरेक्शन किधर है, ये 2 1 इधर और 1 2 इधर इधर इधर, यानी एक इधर है और एक इधर है, यानी यूं है, यूं अगर इस तरीके से हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। दो वेक्टर जहाँ तो इस तरीके से डायरेक्शन हो उनकी, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से हो, यानी अपोजिट हो, तो हम कहेंगे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, फ्रॉम फिगर, इसे फिगर फर्स्ट कह दो, फिगर फर्स्ट कह दो। फिगर फर्स्ट से हमें क्या पता चला कि R 1 2 2 1 1 2 कुछ भी डाल दो, R 1 2 है जो वो नेगेटिव ऑफ R 2 1 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, कोई लफड़ा नहीं है। इसको नंबर 3 डाल दीजिए। अब 1 2 किधर है, इधर है, इस 1 2 की जगह ये डाल दीजिए, या 2 1 लिख के उधर वो डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए 3 को, कहाँ पे डालूँ मैं, 1 2 है ना, तो ये है 2 में भर दो, तो हमें क्या मिला, हमें मिला जनाब F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और 1 2 की जगह अब मैं क्या डालूँ, माइनस ऑफ R21, तो ये आ गया माइनस ऑफ R21। अब यूँ लिख लीजिए F21 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया R21। अब एक चीज़ देखिएगा, अब मैं इसको तो यही लिखूँ F21। अब बताओ ये नेगेटिव का नेगेटिव, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये क्या चीज़ है, ये कौन क्या है, ये वाला R21 ये, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये है जनाब आपकी 1 2, क्या है, F12, क्या है, F12, F1 और 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से ये देख पाए कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट हैं, कि यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक जैसा है। मैग्नीट्यूड देखो दोनों का एक जैसा ही है, यहाँ से देखो ये भी, ये इस वाली का मैग्नीट्यूड है और ये इस वाली का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ फ़र्क किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, एक 2 1 है, एक 1 2 है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। तो इसका मतलब कि ये तो यहाँ से तो ये पता चला कि आपका कूलम लॉ जो ये तो ओबे कर रहा है किसको, न्यूटन के थर्ड लॉ को। इसका मतलब ये अगर एक्शन है तो ये कैसी है, रिएक्शन है। यानी हमारा हम ये समझ पाए कि कूलम लॉ तो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, तो ये एक एक्शन है तो दूसरी क्या आ रही है, रिएक्शन फोर्सेस आ रही हैं। इसका मतलब है जो चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं वो कैसी फोर्सेस हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम लॉ व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो इसका एक और केस आता है, इसका एक और केस आता है कि जब इनका क्या होगा, Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, यानी फोर्सेस क्या होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, तो तब क्या कहानी होगी। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन के सेकंड लिख लो, व्हेन Q1 और Q2 लेस देन 0। अब की बार यूं देखो कि अगर ये एक Q1 है, ये एक Q2 है, ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी R, तो अब की बार Q1 Q2 लेस देन 0। अब ऐसा करो कि इसको Q1 कह दो और इसको Q2 कह दो,
तो इन दोनों को यूँ लिख लो को इसको मान लो कि ये आपका +2 कूलम है और ये है आपका -2 कूलम मान लो। तो अब मल्टीप्लाई करो, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट करेंगे तो +2 कूलम -2 कूलम, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो Q1 Q2 2 का -4 कूलम स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड देखें तो जो इसका नंबर देखें तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि Q1 Q2 क्या हो गया, <0 हो गया। इसका मतलब Q1 Q2 अगर <0 हुआ तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तभी क्या होगा, 0। नेगेटिव ही तो <0 होगा, जब नेगेटिव आएगा तभी तो <0 होगा। अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव आया, प्रोडक्ट <0 आएगा तो देन फोर्सेस कैसी होंगी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, देन फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। कैसी होंगी, फोर्सेस होंगी जनाब अट्रैक्टिव। तो उस केस में फोर्स कैसी लगेगी, सोचो। ये वाला इसको खींच रहा है। हाँ एक बात और है, यूनिट वेक्टर डाल दो पहले। यूनिट वेक्टर क्या होगा, R 1 से 2 1 से 2 यानी 1 से 2। तो यहाँ से क्या डालेंगे, यहाँ से लिख लो R 2 से 1, ये रहा 2 ये रहा 1, तो ये डायरेक्शन आ गई। 1 से 2 ऐसे आए और 1 से 2 ऐसे आएगी, 2 से 1 यूँ जाएगी। अब फोर्स कैसी होगी, ये जनाब क्या करेंगे, इसको ये वाला इसको अब खींच रहा है तो इसको पकड़ेगा और इधर खींचेगा। इसका मतलब अब की बार इसको फोर्स इधर लगेगी, ठीक। ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स कैसी होगी, फोर्स किस पे लगी, ये देखो फोर्स लगी 1 पे, ये पहले लिखा गया। जो पहले लिखा जाएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगी, जो दूसरा होगा वो लगाएगा। फोर्स 1 के ऊपर लगेगी 2 लगाएगा। अब ये कैसी होएगी, फोर्स लगेगी 2 के ऊपर और 1 लगाएगा, यानी ये वाला इसको पकड़ेगा और इधर खींचेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक काम कीजिएगा, ये मैंने बातें लिखी नहीं है, F12 F2 क्या है, 1 क्या है, R क्या है, R12 क्या है, R21 आप खुद लिखिएगा। अभी आप 12th क्लास में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं आपको खुद लिखना आना चाहिए। तो मैं ये छोटी सी बात लिख देता हूँ। ये क्या है 1 2 आपके लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा शुरू में लिखना था मैंने नहीं लिखा, मैंने एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ा। फोर्स ऑन Q1 किसके करके, ड्यू टू Q2। ये छोटी छोटी बातें हैं आपको आनी चाहिए। तो F21 क्या है, ये फोर्स है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, ड्यू टू किसके करके, ड्यू टू Q1 के करके। हाँ दो बातें और हैं, देखो इसमें आप लिख क्या रहे हैं, ये R लिख रहे हैं, R क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया बिटवीन देम, बिटवीन देयर सेंटर्स वो लिख लीजिएगा, ठीक है, बिटवीन देम कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, R12 है, तो R12 क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है कहाँ से, फ्रॉम Q1 टू Q2। और इसी तरीके से लिख लीजिएगा R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है कहाँ से, 2 से 1, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब आप बड़ी क्लासेस में जा चुके 12th क्लास में, तो ये छोटी छोटी बातें आप खुद लिखिएगा, ठीक है जी। आगे मैं जैसे चलूँगा तो मैं आपको एक्सप्रेशन से ड्राइव करूँगा। तो बच्चे कोशिश कीजिएगा, मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स बना सकें। तो इसे समझिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, मैथमेटिकली टर्म्स को समझिएगा। जो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है वैसे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है शुरू में, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखो इस केस में हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, F12 का और F21 का मैग्नीट्यूड निकालना है विद डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी वेक्टर फॉर्म तो लिख रहे हैं ना, तो चलिए अब निकालिए F12 इसका निकालिए और इसका वैल्यू निकालो, बस खत्म, बस यही तो है। अब चलिए 9 बताइए जरा, F12 किसके बराबर होएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये दो आपके चार्ज आ गए, ये उनके बीच का डिस्टेंस आ गया, ये कूलम कांस्टेंट आ गया। अब बताओ F12 और किसकी डायरेक्शन सेम है, F12 और R12, ठीक है, इसकी डायरेक्शन सेम है। तो ये आपका हो गया, ये नंबर 3 डाल दो, ठीक। अब F21 क्या होगा, F21 मैग्नीट्यूड देखो, फिर F21 ये वाली, ठीक है ना, F21 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब देखो F21 की और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, इस केस में क्या है F12, ये देखो F12
और इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। अब देखो इसकी F21 और F21 और किसकी डायरेक्शन F21 और इसकी, यानी कि ये यूनिट वेक्टर बच्चे, इस बात को समझिएगा, ये यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों। ये डायरेक्शन को बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कौन सा बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बता रहा है, इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बता रहा है। जो बता रहा है उसके साथ लगा देना है। 1 2 की डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये 1 2 तो इधर है, यानी फोर्स लग रही 1 के ऊपर 2 के करके, अब की बार खींचेगा यूं तो ये भी जनाब इधर आ रहा है, तो इसके साथ ये चिपका दो। तो अब ये जो 1 है 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको यूं खींचेगा क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है। पहले वाले केस में धक्का मार रहा था, ये इसको धक्का मार रहा था, तो यूनिट वेक्टर अलग आ रहे थे। 1 2 की जगह 2 1 आ रहा था। पिछले की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे वाले जो हमने फोर्स रिपल्सिव लिखी, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिखा, उसमें क्या 1 2 की जगह 2 1 आ रहा था, 2 1 की जगह 1 2 आ रहा था। अब की बार देखो सेम सेम आ रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इधर क्या है 2 1 2 1, इधर क्या आएगा 2 1, क्या आएगा जी R 2 1। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई 4, यानी 1 2 3 4 जो दो पीछे लिखी और 3 4 ये वाली इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 रिप्रेजेंट्स कुछ नहीं है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब एक काम आप खुद करेंगे, अगर करें तो। अब बताओ 1 2 की जगह क्या लिखें, 1 2, देखो 1 2 2 1, मैंने क्या कहा था, कोई वेक्टर यूं हो या यूं हो, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। मीन्स अगर ये x है, x वेक्टर है, तो ये माइनस x वेक्टर होगा। अगर ये x लिया तो ये माइनस x होगा। अगर ये x वेक्टर है तो ये माइनस x होगा। अगर ये x है तो ये माइनस x वेक्टर होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, जब दो वेक्टर के बीच का 180 डिग्री एंगल आ जाए तो इसका मतलब है एक की और दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, एक को पॉजिटिव बना दो, दूसरे को नेगेटिव बना दो। अब देखो 1 2, ये देखो ये 2 1, अगर 1 2 की जगह मैं -2 1 लगा दूं, ये देखो 1 2 की जगह क्या लगा दूं, -2 1 लगा दूं। जब -2 1 लगाऊंगा तो वो ये बन जाएगा, यानी F21 किसके बराबर आ जाएगा, -1 2 के बराबर आ जाएगा। मीन्स जैसे पिछले वाले केस में किया था, 1 2 की जगह क्या कीजिए, 1 2 की जगह क्या भर दीजिए, -1, क्योंकि ये इधर है तो ये इधर है। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होएगा, ध्यान रखिएगा। ये टर्म दोनों की सेम है सारी। अगर किसी 1 2 -1 2 आ रहा है तो उसका कारण है ये वाला और ये वाला, क्योंकि डायरेक्शन इसके साथ है। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो डायरेक्शन का पंगा है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि हम यहाँ से भी ये शो कर सकते हैं, अगर ये एक्शन है तो ये क्या है, रिएक्शन है। अगर वो करना चाहते हो तो चलो मैं बता देता हूँ भाई, लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये लो Q2, ये देखो, बट इसे फिगर सेकंड कह दो, फिगर सेकंड। तो फ्रॉम फिगर सेकंड ये देखो R 1 2 किसके बराबर है, 1 2 किसके बराबर है, -R 2 1। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको पॉजिटिव रख लो, इसको माइनस कर दो, ये माइनस इसके साथ चिपका दो, इसको पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चलिए, अब 1 2 किधर है, इधर, तो यहाँ 1 2 की जगह -2 1 कर दो, तो देयरफॉर थर्ड बिकम्स, इसको क्या कर दो, इसको मान लो 5, तो पुट कर दो कहाँ, 5 को कहाँ पे, थर्ड में। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये देखो F1 2 क्या आएगा, K आएगा, Q1 Q2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ये आएगा R²। ठीक है, अब 1 2 की जगह क्या भरूंगा मैं, -R21 ये लो। अब मेरे को बताओ, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2, ये आ गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², माइनस इधर आ गया तो R21, ये माइनस जनाब इधर आ गया। अब बताओ ये पूरी की पूरी क्या है, ये नीचे वाली टर्म है, ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये आ गया माइनस, तो ये कि ये वाली है आपकी K Q1 Q2 बटे R² R21, और ये सारी की सारी क्या है, F21। तो मैं इसे डालूँगा -F21। ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया। तो जानी अगर ये एक्शन है
तो ये क्या है, रिएक्शन है। यानी यहाँ से ये पता चला कि आपका कूलम लॉ किसको ओबे करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की बात करता है। अब मज़ेदार बात, एक बात बताऊं आपको कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती क्या हैं। देखो आपका कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म ख़त्म है, आपने 4 इक्वेशन डालनी है, 2 अट्रैक्टिव की 2 रिपल्सिव की, कहानी ख़त्म। अगर आप 2 रिपल्सिव वाली भी डाल दें तब भी चल जाएगा, जो पीछे मैंने लिखा अगर वैसा भी लिख देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। ये तो मैंने सारा कंप्लीट बता दिया आपको, अट्रैक्टिव में भी कैसी होती है और रिपल्सिव में भी कैसी होती है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो पीछे वाला लिख दें तो वो काफ़ी है, ठीक है जी। चलिए तो देखो 2 फोर्सेस एक्शन रिएक्शन कब होती हैं, फोर्स कंडीशंस हैं इसकी, फोर्सेस एक्शन रिएक्शन कब होंगी। फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शंस ओनली कब, ये देखो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो क्या है, व्हेन नंबर 1 दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, बच्चे को अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करनी चाहिए। एक इस पे लग रही है, दूसरी इस पे लग रही है, देखो दोनों एक बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए। F12 इस पे लग रही है, F21 इस पे लग रही है, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, वो तो है देख लो, दोनों में Q1 Q2 बटे r² है। नंबर 3 डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, दोनों केसेस में देख लो डायरेक्शन उनकी अपोजिट ही थी, ठीक है। एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, और पहले केस में एक बाहर थी एक इधर थी, दोनों के बीच फोर्सेस जो थी उनका डायरेक्शन अपोजिट था, ठीक। यानी थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री फोर्सेस के बीच, यानी थीटा यूँ लिख लो, थीटा बिटवीन फोर्सेस मस्ट बी 180 डिग्री, यानी फोर्सेस अपोजिट होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, देयर नेचर शुड बी सेम, देयर नेचर शुड बी सेम, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, नेचर सेम होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक और ये ग्रेविटेशनल हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होनी चाहिए, और उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब देखिए, जैसे इसी के ऊपर एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे ये ग्राउंड है, जैसे सपोज दैट हमारा कूलम लॉ बच्चे ख़त्म हो चुका, जैसे में ग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब इसको देखो नीचे की तरफ, इसका मास मानो m है, तो इसको mg नीचे लग रही है। अब इसका इसके साथ कॉन्टैक्ट है ना, जब कहीं पे कॉन्टैक्ट होगा तो उसको नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये नॉर्मल है। अब ये देखो mg जो ये पत्थर लगा रहा है ज़मीन के ऊपर, ठीक, और ये नॉर्मल को है ज़मीन लगा रही है इस बॉडी को ऊपर की तरफ, ठीक है जी। ध्यान से देखो, ये जो बॉडी है ज़मीन को फोर्सेस लगा रही है नीचे, यानी इसको ज़मीन को दबा रही है, और ये ज़मीन उसको ऊपर की तरफ लगा रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन जिसे बोलते हैं। अब दोनों के बीच ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एक्शन, इसे एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो नॉर्मल है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि इसके मानो कि इसके ज़मीन के इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं ऊपर, जन ज़मीन का पॉजिटिव चार्ज इसको ऊपर धक्का मार रहा है, इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को ऊपर धक्का मार रहा है। तो इस करके ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। अगर ये मान लो mg 10 न्यूटन है तो ये नॉर्मल भी 10 न्यूटन होगा, ये न्यूटन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रही हैं, ये भी करेक्ट है, डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रही हैं, ये भी ठीक है।
मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये भी ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, वो भी ठीक है। मगर नेचर उनका सेम नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो इसलिए हम कहेंगे ये फोर्स और ये फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कूलम लॉ। 4 फोर्सेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये छोटी सी बात मैंने बता दी कि कोई भी फोर्सेस एक्शन रिएक्शन कैसे होंगी। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोगों को सवाल करने हैं, किसके ऊपर हम सवाल करेंगे, कूलम लॉ के ऊपर। तो कूलम लॉ स्केलर फॉर्म पे भी होंगे, मैग्नीट्यूड में भी होंगे और डायरेक्शन में भी, वेक्टर फॉर्म में भी होंगे। मगर उसके बीच एक समस्या आएगी कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लें पहले। और उससे पहले एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है, तो आपने ये तो कर रही है, मगर पोजीशन वेक्टर की शेप में आपको दिक्कत आएगी। मेरे को लग रहा है कि पोजीशन वेक्टर की शेप में इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म को, और वेक्टर फॉर्म को, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म को। चलो नेक्स्ट टाइम में वही देख लेते हैं, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। फिर उसके बाद मैं आपको सुपरपोजिशन करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे, मज़ेदार सवाल होंगे, वेक्टर फॉर्म पे भी होंगे और स्केलर फॉर्म पे भी होंगे। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय।